हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम फिज़िक्स के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर इन कॉन्टैक्ट विथ अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो इसमें हमने क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है जब हम एक कॉन्वेक्स लेंस को और एक कॉनकेव लेंस को क्या कर रहे हैं, एक कॉनकेव लेंस दोनों को क्या कर रहे हैं, हम कंबाइन कर रहे हैं या कांटेक्ट में ला रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, इसमें ये वाला फार्मूला लगेगा, 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2। जो पावर का फार्मूला होता है इसका यूज करेंगे हम इसमें। तो 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f1। f1 कितना है हमारे पास, 30 सेंटीमीटर है। और f2 हमको कितना दिया है, कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाती है। तो कितना आ जाएगा, ये -1/20 हो जाएगा ये। तो 1/f बराबर कितना हो जाएगा, ये 20 माइनस 30। इसका एलसीएम लेंगे हम, हर बराबर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा। तो f बराबर कितना हो जाएगा, 600/-10, या f बराबर -60 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। और माइनस का मतलब क्या है, जो जो कंबाइन करके जो लेंस हमको मिलेगा वो कैसा होगा, डाइवर्जिंग लेंस होगा। जो कंबाइन करके हमको लेंस मिलेगा वो डाइवर्जिंग लेंस मिलेगा हम। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ जायंट रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप at an observatory has an object length of focal length 15 meter. If an eyepiece of focal length 1 centimeter is used, what is the angular magnification of telescope? तो जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है इसका एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना होता है, FO/FE होता है। FO क्या है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस है। और FE है हमारा फोकल लेंथ ऑफ आई पीस या आई लेंस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ हमको कितना दिया है, 15 मीटर दिया है। ये मीटर में दिया है हमको, ये सेंटीमीटर में दिया है। तो इसको अगर हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा करेंगे। और फोकल लेंथ कितना दिया है हमको, आई पीस का 1 दिया है। तो अगर हम 1500 को 1 से डिवाइड करेंगे तो इसका एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हेन वाइट लाइट पासिस थ्रू द प्रिज्म विच कलर लाइट डेविएट मोर। तो जब अगर हम प्रिज्म से वाइट लाइट को क्या करते हैं, पास करते हैं, तो उसमें सबसे अधिक जो लाइट रिफ्रैक्ट होती है या डेविएट होती है, सबसे अधिक जो डेविएट होती है वो वॉयलेट होती है। और सबसे कम कौन सी होती है, रेड सबसे कम होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक वॉयलेट डेविएट होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू थिन कॉन्वेक्स लेंस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। अगर दो लेंस हैं वो कुछ दूरी या उनके बीच दूरी d है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो उसका फॉर्मूला हो जाता है 1/f इक्वल टू क्या हो जाता है, 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस D/f1 f2।
तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये दोनों लेंस के बीच की दूरी, अगर दोनों लेंस के हैं एक दूसरे से कंबाइन है, इनके बीच की दूरी 0 है, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी इनकी, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 अगर कंबाइन है तो। जो फॉर्मूला हमने पहले क्वेश्चन में यूज किया था वही यहाँ पर भी यूज होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज हाफ एंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन इज डबल, द फ्रिंज विड्थ विल बी। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमको क्या मिलता है, अगर हम देखें तो एक डबल स्लिट होती है, उनके बीच की दूरी अगर हम स्मॉल डी मान लें और एक स्क्रीन लगी है, स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी कैपिटल डी है, और जो लाइट सोर्स है वो दोनों स्लिट S1 और S2 से पास होते हुए यहाँ पर एक इंटरफेरेंस पैटर्न बना रहा है, और ये दूरी कितनी है, y है। तो इसमें क्या होता है, डेल्टा x अपॉन स्मॉल डी इक्वल टू वाई अपॉन कैपिटल डी हमको मिलता है। अगर हम यहाँ पर देखें, ये जो पथांतर है या फेज पाथ डिफरेंस है, जो पाथ डिफरेंस है इसको अगर हम एन लैम्डा लें, किसके लिए, दो टाइप के इंटरफेरेंस होते हैं। एन लैम्डा किसके लिए आता है, कंस्ट्रक्टिव में। एन लैम्डा लें तो वाई अपॉन डी, तो वाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, एन लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। अगर एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अगर हम n इक्वल टू 1 रखेंगे तो इसी को हम फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। तो अगर फ्रिंज विड्थ को हम बीटा से डिनोट करते हैं तो फ्रिंज विड्थ कितना आ जाएगा, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी आ जाएगा। तो अगर हमने इसमें क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट के बीच की डिस्टेंस को हाफ कर दें, जो डी है इसको हाफ कर दें, और डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन, और जो डिस्टेंस है उसको डबल कर दें उनके, स्लिट और स्क्रीन के बीच की। तो क्या आ जाएगा अंतर, इससे ये जो 2 है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा 4 लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जो फ्रिंज विड्थ है वो क्या हो जाएगा, क्वाड्रपल हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रिंज विड्थ को अगर हम कैपिटल डी से डिवाइड करेंगे तो ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ बन जाता है ये। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट is 0.5 centimeter and the distance of screen from slit is 1 meter. If the wavelength of light used is 5000 angstrom, then fringe width is। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो फ्रिंज विड्थ होता है वो लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी होता है, फ्रिंज विड्थ। और अगर हम एंगुलर फ्रिंज विड्थ कहें की बात करें, तो अगर हम फ्रिंज विड्थ को अगर कैपिटल डी से डिवाइड कर दें तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ मिल जाता है हमको, लैम्डा अपॉन स्मॉल डी मिल जाता है। और हमको अब इसमें क्या निकालना है, फ्रिंज विड्थ निकालना है। तो फ्रिंज विड्थ निकालने के लिए हमको क्या क्या गिवन है वो देखते हैं पहले। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट,
जो स्लिट के बीच की डिस्टेंस है उसको हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। स्मॉल डी कितना दिया है, 0.5 सेंटीमीटर। और कैपिटल स्लिट फ्रॉम स्क्रीन, स्क्रीन और स्लिट के बीच की दूरी कैपिटल डी हमको 1 मीटर दिया है। और वेवलेंथ हमको इतना एंगस्ट्रॉम दिया है। तो हम इन तीनों वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5000 एंगस्ट्रॉम है तो उसको अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻10 आ जाएगा। इनटू कैपिटल डी कितना है, 1 मीटर है, अपॉन अब पॉइंट स्मॉल डी कितना है, 0.5 सेंटीमीटर में दिया है। अगर उसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो पावर -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो ये 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। +2 हो जाएगा तो यहाँ पे -8 बच जाएगा। दूसरा, अगर हम ये 0.5 में से पॉइंट हटाएंगे तो इसमें एक ज़ीरो और बढ़ जाएगा, ऊपर एक ज़ीरो और बढ़ जाएगा। अब क्या करेंगे, अगर ऊपर ये 5 के आगे 4 ज़ीरो हैं, 4 ज़ीरो हटाएंगे तो इसमें जो पावर है वो 10⁻8 से घटकर -4 हो जाएगी। और 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा तो 1 × 10⁻⁻4 मीटर आ जाएगा ये। या अगर हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करना चाहें, सेंटीमीटर में चेंज करना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁻2 सेंटीमीटर हो जाएगा। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.01 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट is gradually increase the width of fringe in fringe system। तो क्या करना है हमने इसमें, अगर हम डिस्टेंस बिटवीन स्लिट को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। अगर स्मॉल डी को इंक्रीज कर रहे हैं तो फ्रिंज विड्थ अपने आप डिक्रीज हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, डिक्रीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑन रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम द पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस्ड इज। तो क्या कह रहा है ये, जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हैं, रेयरर से डेंसर में जा रहे हैं, तो उस केस में पाथ डिफरेंस, रिफ्लेक्शन हो रहा है डेंसर से रेयरर में, तो क्या होता है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है इसमें। तो इसमें पाथ डिफरेंस 0 होगा, पाथ डिफरेंस 0, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। म्यू इक्वल टू 10 IP इज नोन एज ओम्स लॉ, न्यूटन लॉ, ब्रूस्टर लॉ या फैराडे लॉ। तो म्यू इक्वल टू 10 IP ये किसको डिनोट करता है, ब्रूस्टर लॉ को बताता है, ब्रूस्टर लॉ बताता है। इसमें म्यू तो क्या है, अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। जबकि IP क्या है, इसमें एंगल ऑफ पोलराइजेशन। तो ब्रूस्टर लॉ में होता क्या है, जब लाइट रे क्या है, IP एंगल ऑफ पोलराइजेशन पर इंसिडेंट करती है, तो उसका कुछ भाग क्या हो जाता है, अपवर्तित हो जाता है, और कुछ भाग उसका परावर्तित हो जाता है। जो परावर्तन होता है ये क्या होता है, टोटली पोलराइज होता है, ये टोटली पोलराइज लाइट होती है ये।
जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो टोटली पोलराइज होती है, जबकि जो रिफ्रैक्टेड लाइट क्या होती है, पार्शियली पोलराइज होती है, पार्शियली पोलराइज होती है। जो ये पॉइंट बने हैं इसका मतलब है कि जो लाइट पोलराइज हुई है वो किस डायरेक्शन में हुई है, जो हमने सरफेस लिया उसके परपेंडिकुलर, सरफेस के लंबवत ये पोलराइज हुई है। जबकि इसमें कुछ पार्शियली पोलराइज हुआ है, कुछ इसमें अनपोलराइज या इसमें कुछ अनपोलराइज लाइट वेव भी होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। इफ थीटा इज द पोलराइजिंग एंगल, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ द मटेरियल इज गिवन बाय। तो अभी हमने देखा था म्यू इक्वल टू क्या होता है, 10 आई पी की जगह इसमें पोलराइजिंग एंगल थीटा दिया है, तो थीटा म्यू इक्वल टू 10 थीटा हो जाएगा। तो हमको इसमें क्या निकालना है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ मट, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। द फिनोमिना ऑफ डिफ्रैक्शन इंडिकेट। तो डिफ्रैक्शन का फिनोमिना है वो किसको इंडिकेट करता है, वेव नेचर को, पार्टिकल नेचर को, बोथ को। तो जो डिफ्रैक्शन फिनोमिना है वो वेव नेचर को इंडिकेट करता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। इन अ डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट विथ लाइट वेव द साइज ऑफ ऑब्स्टेकल इन पाथ शुड बी ऑर्डर ऑफ। तो जो डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट होता है लाइट वेव के साथ, तो उसके लिए जो ऑब्स्टेकल है उसका ऑर्डर या उसके साइज का ऑर्डर कितना होगा, तो वो किसके बराबर होता है, वेव, उसका ऑर्डर होता है वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऑर्डर के बराबर होता है। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट कितना होता है, 400 से 700 नैनोमीटर होता है। अगर इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 10⁻⁷ से 7 × 10⁻⁷ तो 10⁻⁻7 ऑर्डर का कौन सा आ रहा है इसमें, मिलीमीटर, तो क्या हो जाएगा, ऋण 3 हो जाएगा, ये 10⁻⁴ हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁷ ऋण 4 पहले से है, मिलीमीटर का ऋण 3 जुड़ा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। द डिफ्रैक्शन फिनोमिना हैपन ओनली फॉर मैकेनिकल वेव, ओनली फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ओनली फॉर विजिबल लाइट वेव, बोथ मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जो डिफ्रैक्शन फिनोमिना है वो मैकेनिकल वेव में भी होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी होता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो डिफ्रैक्शन होता क्या है, डिफ्रैक्शन होता है किसी ऑब्स्टेकल से लाइट का मुड़ जाना, जैसे ये है, अगर हम लाइट वेव अगर यहाँ से एक लाइट सोर्स आ रहा है तो होगा क्या, यहाँ से जो ये डिफ्रैक्शन, जो लाइट वेव है यहाँ से इस ऑब्स्टेकल के कारण मुड़ के फिर से और ऐसे करके आगे को बढ़ जाएगी ऊपर को भी। ऐसा ही साउंड में भी होता है, कि साउंड वेव ऐसे आगे को जा रही है तो ऑब्स्टेकल के कारण वो उसी डायरेक्शन में आगे न जाते हुए चारों ओर फैल जाएगी, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो ये साउंड में भी, साउंड के केस में भी होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट के केस में भी होता है, तो ये क्या हो जाएगा, बोथ मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है। इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज
इज फाउंड टू बी 0.2 डिग्री ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड 1 सेंटीमीटर है। तो इसमें हमको एंगुलर फ्रिंज विड्थ, अभी हमने पढ़ा था एंगुलर फ्रिंज विड्थ कितना होता है, लैम्डा अपॉन स्मॉल डी होता है। इसमें हमको थीटा की वैल्यू दी है 0.2 डिग्री, इस और ये कैपिटल डी दिया है हमको। इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंगुलर फ्रिंज विड्थ इतना दिया है ऑन स्क्रीन प्लेस्ड 1 मीटर अवे, तो कैपिटल डी हमको ये दिया है। वेवलेंथ हमको इतना दिया है। व्हाट विल बी द एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज इफ द इंटायर एक्सपेरिमेंट apparatus इज इमर्स इन वाटर। तो हमको क्या निकालना है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ निकालना है जब हमने इसको कहाँ पर इमर्स कर दिया, वाटर में, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जो हम कर रहे हैं तो उस केस में क्या होता है, केवल वेवलेंथ में चेंज आता है, ना तो उनके बीच स्लिट के बीच की दूरी में चेंज आएगा, ना स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी में चेंज आएगा। चेंज किस में आएगा, केवल जो लाइट की वेवलेंथ है, और वेवलेंथ में कैसे चेंज आता है, अपॉन म्यू हो जाता है, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का होगा उससे डिवाइड हो जाता है। तो पहले कितना था हमारे पास, एंगुलर फ्रिंज विड्थ 0.2 था, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, तो 3 क्या है, ऊपर चले जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, 0.6/4। अगर डिवाइड करेंगे इसको तो 0.15। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना डिसाइड द लाइट वेव आर ट्रांसवर्स। तो पहला क्या है, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन तो इसमें रिफ्लेक्शन तो लॉन्गिट्यूडनल में वेव में भी होता ही है, ट्रांसवर्स में भी होता ही है, तो रिफ्लेक्शन नहीं बता सकता। डबल रिफ्रैक्शन भी नहीं बता सकता है। इंटरफेरेंस भी ये लॉन्गिट्यूडनल वेव में भी होता है, ट्रांसवर्स वेव में भी होता है, लेकिन पोलराइजेशन ये केवल किस में होता है, ट्रांसवर्स वेव में होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, पोलराइजेशन हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अ स्पेरिकल मिरर एंड अ थिन स्पेरिकल लेंस हैव ईच फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर। द मिरर एंड द लेंस आर likely to be। तो हमको एक स्पेरिकल मिरर दिया है, उसका फोकल लेंथ हमको, पावर क्या हो जाएगा, पावर हमने अभी पढ़ा था 1/f1 + 1/f2 हो जाता है, अगर उनके बीच दूरी नहीं है। अगर दोनों क्या हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो उस केस में ये फार्मूला यूज होता है। अगर दूरी होती है तो उसका अलग फार्मूला होता है, वो हमने अभी पढ़ रखा है। तो 1/f इक्वल टू, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -2/15। एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, -7.5। तो फोकल लेंथ माइनस आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, माइनस फोकल लेंथ किस में होती है, एक तो कॉनकेव मिरर में होती है, और कॉनकेव लेंस में भी माइनस होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, बोथ कॉनकेव। अगला प्रश्न है
विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड यू प्रेफर टू यूज़ वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर फाउंड इन अ डिक्शनरी। तो हम कौन से लेंस का यूज करेंगे जो स्मॉल लेटर होते हैं उनको फाउंड करने के लिए डिक्शनरी में। तो पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि कौन सा लेंस ऑब्जेक्ट का बड़ा इमेज बनाते हैं। कॉनकेव या कॉन्वेक्स। कॉनकेव में तो हमेशा क्या बनता है, छोटा इमेज बनता है, यहाँ पर बनेगा ये। तो कॉनकेव में तो हमेशा स्मॉल इमेज बनता है। तो कॉनकेव वाले तो पहले, ये दो तो वैसे हट गए। कॉन्वेक्स में क्या बनता है, बड़ा इमेज बनता है। तो अब इसमें फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर होगी या 5 सेंटीमीटर होगी। तो हमको क्या है, स्मॉल लेटर को देखना है तो उसमें हमको अधिक पावर की आवश्यकता होगी। P=1/f होता है। तो अगर f कम है तो पावर ज़्यादा हो जाएगी उसकी। तो f किस में कम है, C वाले में कम है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। With an objective FO equal to 1 centimeter eyepiece with focal length FE इतना and the tube length is 20 centimeter. Magnification of compound microscope। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का हमने इसमें क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन निकालना है। तो 18वें प्रश्न में पहले हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में जानते हैं, फिर इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो माइक्रोस्कोप में सिंपल माइक्रोस्कोप देखते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, एक नॉर्मल या सामान्य लेंस को ही हम क्या, सामान्य कॉन्वेक्स लेंस को ही हम क्या बोलते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप कह सकते हैं। इसमें जैसे वस्तु है ये या ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज ये बन रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप कहेंगे। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता है, मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाती है, चलो वो देखते हैं। वो मैग्नीफाइंग पावर हो जाती है, जैसे हमने लेंस में पढ़ा था, मैग्नीफाइंग पावर V/U होती है। तो यहाँ पर हम V की जगह कैपिटल D का यूज करते हैं, अपॉन U हो जाएगा। D क्या होता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। तो मैग्नीफाइंग पावर कितनी हो जाएगी सिंपल माइक्रोस्कोप की, V/U, या उसको हम क्या बोल सकते हैं, D/U भी कह सकते हैं। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में दो कंडीशन है, हम याद रख सकते हैं, दो कंडीशन हम पढ़ेंगे। तो पहला कंडीशन है इसमें, हम अगर रिलैक्स आई से हम उसको देखें, रिलैक्स्ड आई की कंडीशन है। और दूसरा है स्ट्रेन्ड आई, STRAINED, स्ट्रेन्ड आई से। तो रिलैक्स्ड आई में क्या होगा, जो इमेज होगा वो कहाँ पर बनेगा, इन्फिनिटी पर बनेगा रिलैक्स्ड आई में। जबकि स्ट्रेन्ड आई में इमेज कहाँ पर बनेगा, वो बनेगा इस कैपिटल D, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनेगा। तो अगर हम इमेज अगर इन्फिनिटी पर बन रहा है तो उस केस में क्या हो जाएगा, चलो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/V-1/U इक्वल टू 1/F होता है। अगर V इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, U 1/U बराबर 1/F हो जाएगा। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगी इन्फिनिटी के केस में, D/F हो जाएगा।
पहला केस ये हो गया। अगर हमने स्ट्रेंड आई से देखना है, स्ट्रेंड आई के केस में क्या हो जाएगा, वी की जगह हम क्या यूज करेंगे, डी का यूज करेंगे, कैपिटल डी का यूज करेंगे। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पर, 1/u इक्वल टू मिल जाएगा हमको 1/f प्लस 1/d मिल जाएगा। और ये वैल्यू अगर हम इसमें रहेंगे तो उस केस में क्या मिल जाएगा हमको, मैग्नीफाइंग पावर क्या मिल जाएगा हमको, 1+d/f मिल जाएगा। तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप का कंडीशन हो गया। दूसरा देखते हैं हम, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, इसमें दो लेंस लगे रहते हैं। एक तो होता है ये ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, एक होता है आई लेंस होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस, आई लेंस। तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा तो इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, कोई ऑब्जेक्ट होगा, इससे इमेज यहाँ पर बन रही है और वही इमेज दूसरे वाले लेंस, आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो जो लेंथ होगी इसकी वो कितनी हो जाएगी, लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, एल इक्वल टू, जो ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या है, वी ओ है, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, यू ई हो जाएगा। तो जो लेंथ होती है दोनों लेंसों के बीच की, वो वी ओ प्लस यू ई हो जाती है। पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरा क्या हो जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर कितना हो जाएगा इनका, मैग्नीफाइंग पावर कितना हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए वी ओ अपॉन यू ओ हो जाएगा, और आई लेंस के लिए क्या हो जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर डी अपॉन यू ई हो जाएगा। तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी दो कंडीशन हम देखेंगे। पहला होगा रिलैक्स्ड आई के लिए, रिलैक्स्ड आई के केस में हमने अभी पढ़ा था कि जो इमेज है वो कहाँ पर बनती है, इन्फिनिटी पर बनती है। इमेज कहाँ पर बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी। अगर इमेज इन्फिनिटी पर बन रही है इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, फोकल लेंथ पर है, आई लेंस के लिए। तो यू ई कहाँ पर बनेगा, एफ ई फोकल लेंथ पर बनेगा। तो क्या हो जाएगा इस केस में, मैग्नीफाइंग पावर कितना हो जाएगा, वी ओ अपॉन यू ओ, वी ओ अपॉन यू ओ, डी अपॉन यू ई की जगह एफ ई आ जाएगा। ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ पर होगी तभी तो उसकी इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी। तो हमने यू ई की जगह एफ ई। तो रिलैक्स्ड आई के लिए क्या हो जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर वी ओ अपॉन यू ओ इंटू डी अपॉन एफ ई हो जाएगा। ये तो रिलैक्स्ड आई का केस हो गया। अब आगे देखते हैं, अब दूसरा कंडीशन देखते हैं, स्ट्रेंड आई। स्ट्रेंड आई के केस में क्या हो जाएगा, इमेज कहाँ पर बनेगा, डी डिस्टेंस पर बनेगा। इमेज कहाँ पर बनेगा, डी डिस्टेंस पर बनेगा। तो उस केस में मैग्नीफाइंग पावर कितना हो जाएगा, वी ओ अपॉन यू ओ
1 प्लस डी अपॉन एफ ई हो जाएगा ये, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो। और तीसरा केस होता है नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में क्या हो जाता है, जो वी ओ होता है वो किसके बराबर हो जाता है, एल ओ के बराबर। यू ओ किसके बराबर हो जाता है, एफ ओ के बराबर। और यू ई किसके बराबर हो जाता है, एफ ई के बराबर। तो मैग्नीफाइंग पावर हमको क्या मिलती है इस केस में, वी किसके बराबर हो जाता है, लेंथ, जो दोनों लेंस के बीच की दूरी होती है उसके बराबर हो जाता है। तो वी ओ बराबर एल हो जाएगा। और यू ओ किसके बराबर हो जाता है, एफ ओ के बराबर, डी अपॉन, और जो एफ ई होता है, और यू ई किसके बराबर हो जाता है, एफ ई के बराबर। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में जो लेंस के बीच की दूरी होती है वो वी ओ के बराबर हो जाती है, यू ओ एफ ओ के बराबर, यू ई एफ ई के बराबर। तो 18वें प्रश्न में हमको क्या क्या गिवन है, चलिए देखते हैं। एफ ओ बराबर कितना गिवन है, 1 सेंटीमीटर गिवन है। लेंथ कितना दिया है हमको, ट्यूब की लेंथ 20 सेंटीमीटर गिवन है। तो इसमें हम 18वें प्रश्न में नॉर्मल एडजस्टमेंट का ही यूज करेंगे। तो एल हमको 20 सेंटीमीटर दिया है, और कैपिटल डी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर होता है हमको पता है। एफ ओ हमको 1 सेंटीमीटर दिया है, और एफ ई हमको कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर दिया है। तो 2 से 20 कितने बार, 10 बार डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा, ये 250 मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और तीसरा होता है एक, अगर तीसरा देखना है हमको, टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के केस में क्या होता है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट लेंस ये हो गया, एक आई लेंस ये हो गया। तो इसमें होता है क्या, ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, इनफाइनाइट में होता है। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट में होगा तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, उसके फोकस लेंथ पर बनेगी, और यही इमेज आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करेगी। तो इसकी इमेज तो इनफाइनाइट में बन जाएगी। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, दोनों लेंसों के बीच की दूरी एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ओ प्लस यू ई। ये जो इमेज है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए, दूसरे लेंस के लिए इमेज का कार्य कर रही है। तो एफ ओ प्लस यू ई हो जाएगा। और मैग्नीफाइंग पावर कितना हो जाएगा इसका, मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगा एफ ओ अपॉन यू ई होगा इसका मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर एफ ओ अपॉन यू ई हो जाएगा। तो पहला कंडीशन इसमें होगा नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में क्या हो जाता है, यू ई बराबर हो जाता है एफ ई के बराबर हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर कितना हो जाएगा, एफ ओ अपॉन एफ ई हो जाएगा। और लेंथ कितनी हो जाएगी दोनों लेंसों के बीच की, एफ ओ प्लस एफ ई हो जाएगा। ये पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन होता है स्ट्रेंड आई, एस टी आर ए। स्ट्रेंड आई के केस में क्या हो जाता है, फाइनल इमेज कहाँ पर बनेगी, डी दूरी पर, कैपिटल डी दूरी पर बनेगी। तो इस केस में मैग्नीफाइंग पावर हमको क्या मिल जाएगा, एफ ओ अपॉन एफ ई, एफ ओ अपॉन एफ ई ब्रैकेट में 1 प्लस एफ ई अपॉन डी हो जाएगा। ये मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं।
द फिनोमिना नॉट एग्जिबिट बाय साउंड वेव। तो साउंड वेव कौन सी फिनोमिना को प्रदर्शित नहीं करता है? रिफ्रैक्शन को प्रदर्शित करता है, इंटरफेरेंस को करता है, डिफ्रैक्शन को करता है, लेकिन पोलराइजेशन को शो या प्रदर्शित नहीं करता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है प्रिज्म का? म्यू इक्वल टू होता है साइन ए प्लस डेल एम अपॉन टू अपॉन साइन ए अपॉन टू। अगर हम इसको प्रूव करना चाहें तो इसको प्रूव करने के लिए हमको दो कंडीशन याद होनी चाहिए। पहला है जो डेविएशन होता है वो मिनिमम कब होता है? मिनिमम कब होता है? जब ए इक्वल टू आर वन प्लस आर टू है और आर वन आर टू आपस में इक्वल हैं। आर वन आर टू आपस में इक्वल हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि जो मिनिमम डेविएशन के केस में ये हो जाएगा। दूसरा कंडीशन है जो मिनिमम डेविएशन होता है उस केस में क्या हो जाता है? आई वन प्लस आई टू माइनस ए होता है। तो आई वन और आई टू भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। डेल एम इक्वल टू हो जाएगा टू आई माइनस ए हो जाएगा। तो अब हम इसमें स्नेल लॉ लगाएंगे। जैसे स्नेल लॉ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? वन इंटू साइन आई इक्वल टू हो जाएगा म्यू इंटू साइन आर हो जाएगा। अब साइन आई की वैल्यू हम इससे निकालेंगे। साइन आई की वैल्यू कितना हो जाएगा? डेल एम प्लस ए अपॉन टू हो जाएगा आई बराबर, और आर बराबर हम यहाँ से निकालेंगे ए अपॉन टू हो जाएगा। जब हम इसमें म्यू की वैल्यू निकालनी है हमको, साइन आई कितना आया है हमारा? ए प्लस डेल एम अपॉन टू आया है, जबकि आर कितना आया है हमारे पास? साइन ए अपॉन टू। तो हमको ये फॉर्मूला मिल गया है म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम अपॉन टू अपॉन साइन ए अपॉन टू। इसी को हम प्रिज्म फार्मूला भी कहते हैं। प्रिज्म फार्मूला भी कहते हैं इसको। तो अगला प्रश्न देखते हैं। द ह्यूमन आई फॉर्म द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ह्यूमन आई जो इमेज है ऑब्जेक्ट का वो कहाँ पर बनाता है? रेटिना पर बनाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए। कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया जो आँखों के सबसे बाहर की पारदर्शी लेयर होती है, या पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट लेयर होती है सबसे बाहर की, उसको हम कॉर्निया कहते हैं। इसी से लाइट हमारे आँखों में एंटर होता है। प्यूपिल क्या होता है? जो आँखों के बीच में जो काला काला हिस्सा होता है, आँखों के बीच काला वाला हिस्सा होता है, उसी को हम प्यूपिल कहते हैं। ये क्या करता है? लाइट को हमारे आँखों में एंटर कराता है। अगर अधिक लाइट होगी तो इसका साइज अधिक लाइट होगी तो इसका साइज छोटा हो जाएगा। अगर कम लाइट होगी तो इसका साइज बड़ा हो जाएगा। और साइज को कम ज़्यादा करने में, प्यूपिल के साइज को कम ज़्यादा करने में आइरिस मदद करता है। अगला प्रश्न है अ निकोल प्रिज्म इज मेड ऑफ। तो निकोल प्रिज्म किससे बना होता है? कैल्साइट से, CaCO3। क्या करता है निकोल प्रिज्म? अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में चेंज करने में मदद करता है। अनपोलराइज लाइट को पोलराइज चेंज करने में मदद करता है। अगला प्रश्न है द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल वी नॉट गिवन टू द प्लेट फॉर विच द फोटो करंट बिकम जीरो इज कॉल्ड। तो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल को क्या कहते हैं जिससे कि फोटो करंट क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? स्टॉपिंग पोटेंशियल। और नी वोल्टेज कहाँ पर पढ़ा होगा तुमने? ये
फॉरवर्ड पीएन जंक्शन डायोड में पढ़ा होगा। एक मिनिमम वोल्टेज की आवश्यकता होती है, एक मिनिमम वोल्टेज की आवश्यकता होती है जब हम पीएन जंक्शन डायोड में पढ़ा होगा नी वोल्टेज, जैसे सिलिकॉन के लिए पढ़ा होगा, जर्मेनियम के लिए पढ़ा होगा। जर्मेनियम तो कितना क्या था, सिलिकॉन के लिए नी वोल्टेज कितनी थी, 0.7 वोल्ट थी, जबकि 0.7 वोल्ट नी वोल्टेज है। और इससे कम बैरियर पोटेंशियल भी यही होता है। अगर हम 0.7 वोल्ट से कम वोल्टेज देंगे सिलिकॉन को तो उसमें करंट फ्लो नहीं होगा, तो उसको हम बैरियर पोटेंशियल कहेंगे। जर्मेनियम के लिए कितना होता है, 0.3 वोल्ट होता है नी वोल्टेज। इसको कट इन वोल्टेज भी कहते हैं, कट इन वोल्टेज भी कहते हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, फाइंड द एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुज डी ब्रोगली वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम। तो हमको क्या फाइंड करना है, इसमें एनर्जी फाइंड करना है। ई इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू होता है या एच सी बाई लैम्डा होता है। तो इसमें हमको क्या निकालना है, एनर्जी निकालना है न्यूट्रॉन की। तो हमको इस कौन सा फॉर्मूला है, ई इक्वल टू हाफ पी स्क्वायर अपॉन एम, हमने देखा होगा ये मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन। और लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, हमने ये डी ब्रोगली वेवलेंथ में पढ़ा है। तो हम पी की वैल्यू अगर हम इसमें रखेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 1/2 एच स्क्वायर अपॉन एम लैम्डा स्क्वायर मिल जाएगा। और एच की वैल्यू हमको पता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल होता है, उसका होल स्क्वायर अपॉन एम की वैल्यू हमको दिया है 1.674 इंटू 10⁻⁻27। और क्या दिया है हमको, वेवलेंथ कितना दिया है, एंगस्ट्रॉम में दिया है, तो 10⁻10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको कितना मिलेगा यहाँ पर आंसर। और इलेक्ट्रॉन ये किस में मिलेगा, जूल में मिलेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये जूल में आएगा, 1.31 इंटू 10⁻⁻20 जूल आ जाएगा। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 1.6 इंटू 10⁻19 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। और हमको कितना आंसर मिलेगा इसमें, लगभग 0.0818 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमको आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच कलर लाइट विल रिजल्ट इन फास्टर फोटो इलेक्ट्रॉन। तो कौन से कलर की लाइट के लिए फोटो इलेक्ट्रॉन फास्टर होगा। तो इलेक्ट्रॉन की गति अधिक होने के लिए उसमें किसकी आवश्यकता होगी, एनर्जी की आवश्यकता होगी। एनर्जी क्या होता है, एनर्जी की आवश्यकता होगी। और एनर्जी ई क्या होता है, एच न्यू होता है या एच सी अपॉन लैम्डा होता है। तो जिसमें आवृत्ति सबसे अधिक होगी उसमें जो इलेक्ट्रॉन है, फोटो इलेक्ट्रॉन, वो फास्ट होगा। तो इन चारों कलर में सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, ब्लू कलर की सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी होती है और वेवलेंथ सबसे कम होती है। और इसकी वेवलेंथ सबसे अधिक होती है तो फ्रीक्वेंसी सबसे कम हो। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर।
अगला है इन डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एसिलरेटिंग वोल्टेज एंड स्कैटरिंग एंगल। तो डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट में जो एसिलरेटिंग वोल्टेज होता है वो 54 वोल्ट होता है और जो स्कैटरिंग एंगल होता है वो 50 डिग्री होता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को बताता है। जो ये एक्सपेरिमेंट है इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर को बताता है ये। अगला प्रश्न है वैल्यू ऑफ डी ब्रोगली वैल्यू ऑफ बोहर रेडियस। तो बोहर रेडियस कितना होता है, ये 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है, ये हमने पढ़ा होगा पहले। तो इसमें से अगर हम मिलाएंगे तो कौन सा मिल जाएगा, 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। 0.53 या 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या कंक्लूड करता है कि जो लाइट है वो क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम।